चलो हम लोग पढ़ते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। अ फिनोमिना इन्वॉल्विंग अ मॉलिक्यूल विच शो द राइट configuration due to hindered rotation in any part of its known as geometrical isomerism। कह रहा है एक ऐसा फिनोमिना है, कौन? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो शो करता है, क्या शो करता है? राइज्ड कन्फिगरेशन ड्यू टू हिंडर्ड रोटेशन। हिंडर्ड रोटेशन अभी मैंने बताया था आपको कि हिंडर्ड रोटेशन ऐसा रोटेशन होता है जहाँ पर जो कन्फिगरेशंस होता है कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होते हैं स्ट्रक्चर में, देखो इसमें ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये, तो ये दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होते हैं ये इसमें रिस्ट्रिक्शन रहता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपस में डबल बॉन्ड की वजह से रिस्ट्रिक्शन रहेगा, पूरी तरीके से कम्प्लीटली मूवमेंट नहीं करते, और इसकी वजह से ही इसी रोटेशन को हिंडर्ड रोटेशन कह सकते हो। उसमें रिस्ट्रिक्शन रोटेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। कह रहा है इन एनी पार्ट ऑफ इट्स नोन एज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये किसी भी पार्ट में होता है, अगर तो कंपाउंड के किसी भी पार्ट में होगा तो ही इसको हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। आगे देखो इसमें कह रहा है द हिंडर्ड रोटेशन अकर ड्यू टू डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। हिंडर्ड रोटेशन क्या कह रहा है? डबल बॉन्ड में भी आ सकता है और सिंगल बॉन्ड में भी आ सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं ना कि नहीं आपका सिर्फ डबल बॉन्ड में आएगा, सिंगल में नहीं आएगा। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के तहत इसमें दोनों के तहत आ सकता है, आपका डबल के साथ भी आ सकता है, सिंगल के साथ भी आ सकता है। तो ये चीज़ को, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें हम लोग कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन द रिलेटिव स्पाइटल अरेंजमेंट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एराइज का मतलब एक तरीके से कह सकते हो उत्पत्ति होती है या कोई कंपाउंड शो करता है। क्यों शो करता है? डिफरेंस होता है। किसके बीच में डिफरेंस होता है? रिलेटिव स्पाइटल अरेंजमेंट ऑफ एटम। जो स्पाइटल अरेंजमेंट होते हैं उनके बीच में, या किसी भी एटम का मतलब होता है जो कंपाउंड के साथ जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उनके बीच में कुछ ग्रुप्स अगर चेंज होंगे, ठीक है, उनका चेंजमेंट इस हिसाब से होगा कि अलग अलग पोजीशंस में होगा, सही नहीं होगा, एक जैसा होगा, ठीक है ना। तो अगर वहाँ पर और डबल बॉन्ड के साथ वो ग्रुप जुड़ा हुआ है, साथ में कोई कंपाउंड ऐसा है जो डबल बॉन्ड, एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो कि इसमें देखो मैलेइक एसिड का इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जरिए से ये कार्बन जुड़े हुए हैं और इसमें हाइड्रोजन एटम दूसरी साइड में है और COOH दूसरी साइड में है। तो ये सेम पोजीशन है, सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम इसमें रोटेशन शो करते हैं तो ये फ्यूमेरिक एसिड इसका ट्रांसफॉर्म बना देता है। तो ये आ गया नॉमेनक्लेचर के तौर में, इसको दिखा भी दिया गया एग्जाम्पल की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है मेनली सिस और ट्रांसफॉर्म को ही इसमें डिनोटेड करता है। बाकी इसमें और भी इसके नॉमेनक्लेचर होते हैं, आगे पढ़ाएंगे तब उसको देखते हैं। अभी फिलहाल अभी इसकी हम प्रॉपर्टी को देख रहे थे। कह रहा है द कंपाउंड शोइंग कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 ग्रुप। इन कंपाउंड्स को हम शो करते हैं 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांट के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। किसमें? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो एक कंपाउंड होगा जो शो कर रहा होगा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, तो उस कंपाउंड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक जनरलाइज थिंग्स है। तो उसमें 3 ग्रुप्स होने चाहिए। पहली चीज़ है डबल बॉन्ड होना चाहिए उसमें, ठीक है। उसमें कार्बन कार्बन के बीच में हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकता है। आगे नेक्स्ट स्टेप है इसमें कंपाउंड हैविंग साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक कंपाउंड जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर रखता है, जैसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो या आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो या रिंग सिस्टम हो, फ्यूज्ड रिंग सिस्टम हो, कोई भी कंपाउंड जो कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर रखता है वो भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। कंपाउंड शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू लिमिटेड रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एक कंपाउंड जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ये किसकी वजह से शो कर रहा है? ड्यू टू लिमिटेड रोटेशन। उनका लिमिटेड रोटेशन शो कर सकता है। वो किसकी वजह से शो कर सकता है? वो आगे इसमें देखते हैं, एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं इसमें। मैलिक एसिड का देखो, उसमें सिस फॉर्म है, कार्बन कार्बन जो बीच वाले कार्बन हैं उनमें रोटेशनल हुआ। जब रोटेशन हुआ तो उनकी पोजीशन, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की पोजीशन जो थी कंपाउंड के स्ट्रक्चर की, वो चेंज हो गई, एक नया कंपाउंड बना दिया उसने। ऐसे इसमें सिस ब्यूटेन की है। सिस ब्यूटेन
जो है इसमें, उसकी भी जब यहाँ पर रोटेशन हुआ, रोटेशन कॉज हुआ, तो सिस की जगह वो ट्रांसफॉर्म जो बना हुआ उसमें जो उसके फॉर्म्स थे, जो एटम थे, उनकी पोजीशन अरेंजमेंट जो है वो बदल गई। ऐसे इसमें सिस सिनेमिक एसिड का भी एग्जांपल दिया गया है, वो इसी हिसाब से इसमें काम करता है। अब आ जाओ इसकी प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर, ठीक है ना। तो अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर की जो प्रॉपर्टी है इसमें देखो, उसमें कह रहा है कंपेयरिंग द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ नोन कन्फिगरेशन लेड टू फॉलोइंग जनरलाइजेशन, ठीक है ना। कुछ इसमें फॉलोइंग प्रॉपर्टी हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर जो थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस होती हैं, और थोड़ी सी जो उसके पहले जैसे दो फॉर्म बनने हैं, दो आइसोमर्स बने। प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग देख रहे थे इसकी प्रॉपर्टी को, कह रहा है कि जैसे सिस और ट्रांस दो फॉर्म बने, दो आइसोमर्स बने एक ही कंपाउंड के, तो अब उसी कंपाउंड की जो दो प्रॉपर्टी बनेगी, एक फॉर्म से बना हुआ जो सिस फॉर्म से अगर ट्रांस बन रहा है, ट्रांस फॉर्म से सिस बन रहा है, तो उनमें क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। कि अगर वो ट्रांसफॉर्म बन रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म बन रहा है सिस से, तो उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, ट्रांस वाला के कंपैरिजन में सिस किस किस प्रॉपर्टी में बेटर देन होगा सिस से, और सिस वाला आपका किस किस चीज़ में बेटर देन होगा ट्रांस से पहले से ही, ठीक है। तो इन चीज़ों की इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे थे यहाँ पर हम फिलहाल। तो इसमें देखिए जो पहली इसमें नंबर 1 है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट एंड एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांस आइसोमर आर हायर देन दोस ऑफ द सिस आइसोमर्स। कह रहा है जो मेल्टिंग पॉइंट होगी या एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी होगी ट्रांस आइसोमर्स की ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, सिस आइसोमर्स के। सिस आइसोमर्स के कंपैरिजन में ट्रांस वाली की जो मेल्टिंग पॉइंट एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। आगे दूसरा नंबर पॉइंट इसका सेकेंड है द बॉइलिंग पॉइंट solubility, heat of combustions and hydrogenation, density, reactive index, dipole moment and dissociation constant in case the compound in acidic। अगर कंपाउंड एसिडिक नेचर का है आपका, ठीक है, एसिडिक नेचर जानते हो, जिसका पीएच 7 से कम होगा उसको एसिडिक कहते हैं, 7 से ऊपर वाले को बेसिक कहते हैं या अल्कालाइन कहते हैं। तो एसिडिक नेचर का अगर कंपाउंड है, अब इसमें बात अगर कही जाए एक जनरल सा टर्म्स बता दे रहे हैं, वीक एसिडिक और वीक बेसिक। तो वीक किसको कहते हैं, एसिडिक की बात अगर कहा जाएगा वीक की, तो 3.5 से लेके आपका 5.5 तक या 6 तक मान सकते हैं, ठीक है, 6.5 तक मान सकते हैं। 7 में न्यूट्रल हो जाता है, और 7 के ऊपर आपका वीक बेसिक स्टार्ट हो जाता है 10.5 तक, और 10.5 से 14 तक आपका समथिंग स्ट्रॉन्ग बेसिक हो जाता है या स्ट्रॉन्ग अल्कालाइन हो जाता है। ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक की बात करें तो 1 से लेके 3.5 तक जो पीएच होता है उसको स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं। तो इसी एसिडिक की बात कह रहे थे, अगर कंपाउंड आपका एसिडिक नेचर का है तो वो क्या करेगा, इसमें कह रहा ऑफ द ट्रांस आइसोमर्स, उसका जो ट्रांस आइसोमर आर लोअर देन दोज ऑफ द सिस आइसोमर्स। वो मतलब क्या हुआ इसका कि जिसकी बॉइलिंग प्रॉपर्टी होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, हीट ऑफ कंपोजिशन होगा, हाइड्रोजनाइजेशन होगा, डेंसिटी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, ये जितनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी ट्रांस आइसोमर्स की लोअर होंगी या कम होंगी, आप कह सकते हो। किससे कम होंगी, सिस वाले फॉर्म से। सपोज करिए जैसे इसमें मेलिक एसिड के दिया गया है और फिमेरिक एसिड। फिमेरिक एसिड इसमें ट्रांसफॉर्म है, तो ट्रांसफॉर्म की जो इसकी प्रॉपर्टी होंगी कौन कौन सी, बॉइलिंग, सॉल्युबिलिटी, हीट कंपोजिशन, हाइड्रोजनाइजेशन, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी फिमेरिक एसिड की ट्रांसफॉर्म की कम होगी कंपैरिजन टू मैलेइक एसिड की, इसी का जो सिस फॉर्म है। अगर हम बात करते हैं इसमें मेल्टिंग पॉइंट की या एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी की, तो उसमें ट्रांस वाली की बेटर होंगी जो कि उसका सिस फॉर्म होता है, जिसमें कंपाउंड जो बनता है उसका दोनों के कार्बन जो होते हैं मॉलिक्यूल मूवमेंट के बाद आपका ट्रांसफॉर्म बना हुआ है, तो उसकी वजह से जो सिस फॉर्म से ट्रांसफॉर्म बना हुआ है इसमें मेल्टिंग पॉइंट और एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ज़्यादा बेटर होती है कंपैरिजन टू सिस फॉर्म के। जबकि आपका ट्रांस आइसोमर्स में सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट,
कंबुजेशन, हाइड्रोजनाइजेशन, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डायपोल मोमेंट कम होता है सिस से, कह सकते लोअर देन टू सिस फॉर्म। ओके, गॉट इट। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसमें, आगे देखो इसमें बता रहा है जियोमेट्रिकल आइसोमर अलाइक अदर डायस्टेरियोमर्स। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं या दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि ये डायस्टेरियोमर्स होता है। ये शो द सम रिलेशनशिप टू ईच अदर विद रिस्पेक्टेड टू द ईच देयर केमिकल प्रॉपर्टी। क्या कह रहा है? शो सेम रिलेशनशिप। क्या शो करता है? ये सेम रिलेशनशिप शो करता है ईच अदर विथ रिस्पेक्टेड टू केमिकल प्रॉपर्टी। ये केमिकल प्रॉपर्टी के बीच में इनका जो रिलेशंस होता है वो सेम शो करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी भी सेम हो सकती है। सिंस द फंक्शनल ग्रुप ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर द सेम, क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? सेम होते हैं। इनके फंक्शनल ग्रुप, अभी देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम है ना, खाली पोजीशन बदल रही थी ना। तो जब फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होने के चांसेस होते हैं, साथ साथ थेरेपेटिक प्रॉपर्टी भी सेम होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म सेम, देयर केमिकल प्रॉपर्टी आर आल्सो सिमिलर। कह रहा है केमिकल प्रॉपर्टी जो है सिमिलर है बट हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन एंड मे गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन जो इनका रेट है वो डिफरेंट है, रिएक्शन रेट डिफरेंट है। साथ ही साथ जब रिएक्शन रेट डिफरेंट होगा तो ये जो कंपाउंड है, जैसे कि इसमें पहले था, इसमें मैलिक एसिड था एक ही फॉर्म का, जब उसमें रिएक्शन हुई तो ये क्या बन गया? फ्यूमेरिक एसिड, अलग कंपाउंड बन गया। तो सीधी सी बात है कि प्रॉपर्टी अलग होने के चांसेस 99% है वहाँ पर। ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है। आगे इसमें लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ देयर केमिकल रिएक्शन आर नॉट आइडेंटिकल। इनका कह रहा है कि प्रोडक्ट की केमिकल रिएक्शन जो है आइडेंटिकल नहीं है, बिकॉज नाइदर देयर स्ट्रक्चर नॉर द मिरर इमेज आर आइडेंटिकल। कह रहा है कि इसमें जो प्रोडक्ट की केमिकल रिएक्शन है वो आइडेंटिकल नहीं है। क्यों नहीं है? कह रहा है देयर स्ट्रक्चर जो है वो उसका मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज का मतलब होता है कि अगर मैलिक एसिड के बीच में एक मिरर रख दें तो इसके रिफ्लेक्शन से बनने वाला जो इमेज होगा उसको मिरर इमेज कहेंगे, और वो जो सामने वाला जो मिरर में बना हुआ कंपाउंड होगा उसको हम मिरर कंपाउंड कहेंगे। अब वही चीज़ इसमें कह रहा है कि वो इसमें मिरर इमेज नहीं होता इस कंपाउंड के अंदर। अगर देखें मैलिक एसिड के अंदर तो इसमें मिरर इमेज शो नहीं करता। ठीक है, अब आगे कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया, फॉर एग्जाम्पल जियोमेट्रिकल आइसोमर रिएक्ट विद द सेम रिएजेंट एट डिफरेंट रेट्स। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स रिएक्ट करते हैं सेम रिएजेंट के साथ अलग अलग रेट के साथ, बट इन सम केसेस पार्टिकुलरली इन बायोलॉजिकल सिस्टम द केमिकल नेचर ऑफ द जियोमेट्रिकल आइसोमर्स वाइडली डिफर। कह रहा है कुछ केसेस में हम ये कर सकते हैं कि उनका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है और केमिकल नेचर है ये वाइडली डिफर हो सकते हैं। मतलब केमिकल नेचर और बायोलॉजिकल सिस्टम दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। कौन? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अलग अलग हो सकते हैं दोनों। ठीक, अब आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब ये हुआ कि हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर एक कंपाउंड का नाम कैसे करेंगे कि ये सिस वाला फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है, या ये ई एंड जेड है, या साइन एंड एंटी है, कौन सा फॉर्म है। तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमर्सम के अंदर हम लोग जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है इसका उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है दीज आर द फॉलोइंग नॉमेनक्लेचर सिस्टम यूज फॉर द जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस एंड ट्रांस नॉमेनक्लेचर फर्स्ट है इसमें, दूसरा है ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर, तीसरा है साइन एंड एंटी नॉमेनक्लेचर। पहला वाला देखते हैं इसमें सिस एंड ट्रांस नॉमेनक्लेचर। इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज़ इसमें देखो, मतलब हम लोगों को जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी अगर पता है कि दो कार्बन बॉन्ड के जरिए से जुड़े होंगे, डबल बॉन्ड के जरिए से या सिंगल बॉन्ड के जरिए से, जो आपका मेन स्ट्रक्चर रहेगा, जो पहला स्ट्रक्चर रहेगा सिस, दूसरे स्ट्रक्चर को ट्रांस कहा जाता है। अब इसमें स्ट्रक्चर में देखो ए और बी में, ठीक है, ए और बी के अंदर इसमें कंपाउंड जो बीच में है डबल बॉन्ड के जरिए से जुड़ा हुआ है, इसका जो एग्जांपल के तौर पे शो कराया गया है, कार्बन कार्बन के जरिए से जुड़ा हुआ है, 4 ग्रुप्स होंगे, डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, 2 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, तो ये सेम कंडीशन दिखाई देगा। तो इसमें जो ग्रुप्स होते हैं या एटम होते हैं, जो एटम है ए बी
एक्स वाई, ये एटम मूवमेंट नहीं करते, ये एटम रोटेशन शो नहीं करते। इसमें रोटेशन शो कहाँ करते हैं? जो डबल बॉन्ड के जरिए से कार्बन एटम जुड़े होते हैं ये रोटेशन शो करते हैं, यहाँ पर मूवमेंट होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर मूवमेंट होगा, तो जब मूवमेंट होगा तो इसमें क्या होगा कि पूरी की पूरी पोजीशन शो चेंज हो जाएगी, जैसे कि मैलिक एसिड के केसेस में हो रहा था पीछे अभी। ठीक है, इसमें शो हो रहा था सेम, इसमें पोजीशन कार्बन कार्बन जो दो बीच वाले हैं ये चेंजेस हो गए, ये कार्बन कार्बन जो थे ये मूवमेंट करते हैं, ये रोटेशन शो करते हैं। ठीक है, तो इससे बात क्या समझ में आई कि जो नॉमेनक्लेचर में जो सिस एंड ट्रांस नॉमेनक्लेचर होता है ये सिमिलर है बिल्कुल जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है, आपका दिखा रहा है इसमें। ठीक है, कह रहा दिस फिनोमिना इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड गिव राइज द स्टीरियो आइसोमर्स इन मॉलिक्यूल्स। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट लिखी गई है कि रिस्ट्रिक्शन रोटेशन, मैंने पहले ही बताया था कि क्यों रिस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो रिस्ट्रिक्शन रोटेशन आता है इसमें डबल बॉन्ड के जरिए से आता है, जो कि स्टीरियो आइसोमरिज्म मॉलिक्यूल्स में शो करते हैं। एग्जाम्पल मैंने इसका अभी डिस्क्राइब ही कर दिया है। अब ये ज़रूरी नहीं, कभी कभी ए बी मूवमेंट करता है और एक्स वाई आपका स्टेबल रहता है, कभी ए और बी मूवमेंट नहीं करता, एक जगह स्टेबल होता है, सामने वाला कंपाउंड मूवमेंट करता है। तो कोई भी कंपाउंड दोनों रोटेशन शो करेंगे डायरेक्शंस में अपोजिट, तो वो एक नया कंपाउंड बना देंगे सिस और ट्रांस में से। इसके कुछ एग्जांपल नीचे दिए गए हैं, इसमें वही जो अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, ब्यूटेन के हैं, मैलिक एसिड के हैं, इसमें जो बनने वाले इसके कंपाउंड है सिस फॉर्म से ट्रांस ब्यूटीन बना हुआ है, और मैलिक एसिड से इसका पूरा की पूरा नेचर चेंज के नया कंपाउंड बन गया, फ्यूमेरिक एसिड बन गया, देखो ट्रांसफॉर्म में। ठीक है ना, तो कई मरतबा पूरा का पूरा नेचर चेंज हो जाता है। इसमें सिस 2 ब्यूटेन था, इसमें ट्रांस 2 ब्यूटेन है, उसमें चेंजमेंट इतना नहीं हुआ। ठीक, अब चलते हैं हम लोग कहाँ, ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर की तरफ। देखो कह रहा है द कंपाउंड इन विच all the four substituents attached to the carbon atom of double bond are different and do not obey the cis trans nomenclature। कह रहा है द कंपाउंड, एक कंपाउंड इन में विच जो कि आल माने सभी, फोर सब्स्टिट्यूएंट, एक कंपाउंड है जिसकी चारों पोजीशंस में, एक कंपाउंड कोई भी कंपाउंड ले लो जिसकी चार पोजीशन बना लो, चार अलग अलग साइड्स पे, उस पे चारों साइड्स पे, ठीक है, उस पर क्या है, अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है? कार्बन एटम, कार्बन एटम से अटैच्ड हैं अलग अलग जो सब्स्टिट्यूएंट है चारों डायरेक्शन में। ठीक है, ऑफ डबल बॉन्ड, डिफरेंट डू नॉट ओबे, अलग अलग हैं, डबल बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए हैं, और वो क्या नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्या नहीं फॉलो कर रहे हैं, ओबे। ओबे का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी, मानते नहीं। ठीक है, क्या नहीं फॉलो नहीं करते, क्या नहीं फॉलो कर रहे हैं? सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर को। सिस ट्रांस जो नॉमेनक्लेचर का जो आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सिस्टम है, पहला वाला नॉमेनक्लेचर का, कि किसी भी कंपाउंड को हम कैसे नाम देंगे, ये क्या है। तो अगर उसके नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जब फॉलो नहीं करेगा तब क्या करेंगे, हम उन्हीं कंपाउंड के लिए ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं। इन द ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ई इज ड्राइव फ्रॉम जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है इंटाजेजन, मीनिंग अपोजिट। इंटाजेजन का मीन होता है अपोजिट, मतलब विरोधी। एंड जेड फॉर्म अ जर्मन वर्ड ऑफ जूसामेन, मीनिंग टुगेदर, मतलब अपोजिट, और उसका मतलब क्या हो गया, साथ। इट इज न्यूअर मेथड, ये सबसे नया मेथड है। बेस्ड ऑन द कान इनगोल्ड प्रीलॉग CIP। इसी को देखो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि कान इनगोल्ड मेथड जो है कहाँ से ये अप्लाइड हुआ, कहाँ से डिस्कवर हुआ। सबसे जो न्यूअर मेथड है वो यही मेथड है किसी भी नॉमेनक्लेचर सिस्टम में। ठीक है, कान इनगोल्ड प्रीलॉग CIP सिस्टम कैन बी अप्लाइड इन ऑल केसेस। इसको सभी केसेस में हम अप्लाई कर सकते हैं। किसको? CIP को, कान इनगोल्ड प्रीलॉग। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है 1 नंबर में, तो इसको याद रखना। ठीक है, अब इसमें इसके रूल्स दिए गए हैं कि ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या कैसे क्या फॉलो करता है कंपाउंड। इन दिस सिस्टम द 2 ग्रुप ऑफ ईच कार्बन एटम आर असाइन्ड टू प्रायोरिटी ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 और बेसिस ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। मतलब ये एक रूल्स दिए गए हैं 1 2 3 करके इसमें, कि एक कंपाउंड है जो ये रूल्स को फॉलो करेगा वही
आपका ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर के अंदर उसको नॉमेनक्लेचर किया जाएगा किसी भी कंपाउंड का। नंबर फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, देख लो उसको। कह रहा है द एटम विथ हायर एटॉमिक नंबर इज गिवन विथ हायर प्रायोरिटी। ठीक है, एक एटम हायर एटॉमिक नंबर रखता है, ठीक है, साथ ही साथ हायर प्रायोरिटी होती है। इट इज असाइंड एज फर्स्ट एंड अदर एज 1 2। दूसरे को पहले को पहला कहा जाएगा, दूसरे वाले को दूसरा कहा जाएगा। इफ द टू एटम अटैच्ड टू डबल बॉन्ड आर आइसोटॉप्स। कह रहा है, क्या कह रहा है यहां पर, इफ माने यदि द टू एटम अटैच्ड टू द डबल बॉन्ड आर आइसोटॉप्स, एक ही डबल बॉन्ड से दो आइसोटॉप्स जुड़े हुए हैं। देखो जो एग्जांपल के तौर पे इसमें बताया भी गया है इसमें, ठीक है ना, इसमें दो आइसोटॉप्स जुड़े हुए हैं एक ही कंपाउंड्स के अंदर, तो उसको कहा जाएगा क्या, आइसोटॉप्स। देन द हायर प्रायोरिटी इज गिवन टू द आइसोटॉप्स विथ हायर मास नंबर। जिसका ज्यादा हायर प्रायोरिटी कैसे निकालेंगे, हायर प्रायोरिटी गिवन टू द आइसोटॉप विथ हायर मास नंबर। जिसका मास नंबर हाई होगा उसका प्रायोरिटी भी हायर होगी। ठीक है, आगे देखो रूल नंबर 2, इफ द टू एटम अटैच्ड। अब मास नंबर कैसे निकाला जाता है वो इंटर की चीज है, वो तुमने पढ़ा होगा, तो उस चीज को उसमें देख लेना, मास नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। रूल नंबर 2 में देखो, इफ द टू एटम अटैच टू द डबल बॉन्ड, जिसमें जो दो एटम है अटैच होते हैं डबल बॉन्ड से, हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं अगर, देन प्रायोरिटी इज डिसाइडेड बाय कंपेयरिंग द नेक्स्ट एलिमेंट इन द ग्रुप एंड सो एन। सो एन नहीं है यहाँ पर, सून कह सकते हो, कि कह रहा है यदि दो अलग अलग एटम हैं और डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हैं और सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं, तब उसकी प्रायोरिटी को हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे करते हैं, तो उसमें कंपेयर करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट से जो उस ग्रुप्स का होता है। एक कंपाउंड के अंदर जैसे 4 ग्रुप्स हैं, उस ग्रुप्स के अंदर पता चला 2 एक ही साथ अटैच्ड हैं, तो अब उनके सेम एटॉमिक नंबर है। जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा तो जो दूसरा नेक्स्ट एलिमेंट होगा फिर उससे कंपेयर करके हम प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर रूल इसका 3 है, एन एटम विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। एक ऐसा एटम है जिसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इज इक्विवेलेंट टू 2 और 3 सच एटम। वो क्या है, वो क्या कर रहा है, तीसरे और चौथे एटम के 2 और 3 की इक्वल है। दस कार्बोनिल ग्रुप इज कंसीडर्ड एज अ कार्बन विथ 2 सिंगल बॉन्ड टू ऑक्सीजन। कह रहा है 10 माने यदि कार्बोनिल ग्रुप जो है आपका कंसीडर करेंगे एज ए कार्बन के साथ में 2 सिंगल बॉन्ड के जरिए से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में बताया गया है COO के साथ जुड़ा हुआ है, तो इन डबल बॉन्ड को हमने 2 अलग अलग बॉन्ड के जरिए से 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड के जरिए से। ठीक है ना, तो ये एक कंपाउंड को उसका बेसिक एक स्ट्रक्चर बनाया गया इस रूल्स को फॉलो करते हुए कि इस टाइप से कंपाउंड जो है वो हो सकते हैं, ये रूल्स हो सकते हैं, ये रूल्स फॉलो कर सकता है इसमें, तो इस चीज़ को दिखाया गया है, डिनोटेड किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, इसमें आगे देखो, द फॉलोइंग प्रायोरिटी सीक्वेंस इज असाइंड टू सम अदर सब्स्टिट्यूएंट्स, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है, FONCH, मतलब ये कंपाउंड का इसमें दिया गया किसको पहली प्रायोरिटी देंगे, आयोडीन को सबसे ज़्यादा पहली प्रायोरिटी देंगे, फिर उसके बाद ब्रोमीन को, फिर क्लोरीन को, फिर फ्लोरीन को, फिर ऑक्सीजन को, फिर नाइट्रोजन को, फिर कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को। क्यों, ये कैसे दिया जा रहा प्रायोरिटी, उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे। समझ में आया ना, अगर आवर्त सारणी पढ़ी है आपने उसके बेसिस पे, ठीक है, उसमें एटॉमिक नंबर दिए हैं, उसको देख लेना, तो वहाँ पर ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये कैसे सीरीज दे रहे हैं इसमें। ठीक, तो उसके हिसाब से देखते हैं। बाकी इसमें देखो एग्जांपल एक दिया गया है, उसको भी देख लो। 2 कार्बन कार्बन के जरिए से डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, ठीक है, 1 ऊपर की पोजीशन, नीचे की 2 है। ठीक है, ये इसका Z फॉर्म है, ये इसका E फॉर्म है, 1 1 2 2। तो अब 1 वाला जो ऊपर ऊपर के फॉर्म थे, ये मूवमेंट इसमें कहाँ पर हुई है, जो कार्बन कार्बन जो है पूरा जो ग्रुप्स जुड़ा हुआ है, कार्बन से कार्बन के मॉलिक्यूल जो जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड के जरिए से, ये पूरा की पूरा मूवमेंट हो गया है।
ठीक है। जब ये मूवमेंट हो जाएगा तो इधर का जो कार्बन कार्बन है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा सेम में, ठीक। इसी एग्जाम्पल को इन्होंने कंसीडर किया है कंपाउंड के फॉर्म में, फिर उसको बनाया हुआ है यहाँ पर कार्बन कार्बन के ज़रिए से। यहाँ पर CH3 यहाँ पर दूसरे पोजीशन में, नीचे वाले में C6H5 है, इधर वाले में दूसरे कार्बन के साथ CHO और CH2OH है। अब इसमें मूवमेंट होगा तो एक नया कंपाउंड इसमें बनाएगा। देखो इसमें इसका Z आइसोमर्स है, ये इसका E आइसोमर्स है, ठीक है ना। वही प्रायोरिटी के बेसिस पे इसमें नंबरिंग हुई है, प्रायोरिटी के बेस पे ही इसमें मूवमेंट शो करेगा, किसको हम ऊपर रखेंगे किसको बाद के रखेंगे, ठीक। अब आगे चलो साइन एंड एंटी नॉमेनक्लेचर, इसका जो थर्ड वाला है, कह रहा था कंपाउंड विच हैव, एक कंपाउंड जो क्या रखता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर एग्जांपल। कह रहा एक कंपाउंड जो कार्बन कार्बन नहीं रखता, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड रखता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड रखता है, उस कंपाउंड का हम लोग जो नॉमेनक्लेचर करेंगे वो साइन और एंटी नॉमेनक्लेचर सिस्टम के जरिए से करेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखो कुछ मेथड से हैं इसके 2 से 3 टाइप के, वो उन्होंने रूल्स इन्होंने बताए हुए हैं। पहला है इन एल्डोक्सीमीन्स, दूसरा है इन कीटोक्सीमीन, तीसरा कुछ फॉलोइंग कंपाउंड जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ में है, तो उसमें कुछ नॉर्मली इसमें बता दिया है इन्होंने। तो पहले वाले को देखते हैं, इन एल्डोक्सीमीन्स में एल्डोक्सीम्स के, सॉरी, ठीक है। कह रहा द आइसोमर्स इज नेम्ड एज साइन, लिखा है इसमें, ठीक है, when H atom and OH group are on same side। देखो इसमें कह रहा H ग्रुप और OH ग्रुप, इसमें देखो सेम दिख रहा है, H ग्रुप OH ग्रुप, H ग्रुप OH ग्रुप, कह रहा है ये सेम साइड में, एंड एंटी व्हेन दे आर अपोजिट साइड्स। इसको हम साइन कब कहेंगे और एंटी कब कहेंगे? साइन इसको तब कहते हैं जब H और OH ग्रुप सेम डायरेक्शंस में हों, सेम डायरेक्शन में हों H और OH, तब इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? साइन कहेंगे, साइन बेंजल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा इसका देखो कह रहा है हम इसको अपोजिट कब कहेंगे या हम इसको एंटी कब कहेंगे, एंटी का मतलब अपोजिट या विरोधी, ठीक है। तो C6H5 उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, लेकिन जब दूसरा वाला जो OH पोजीशन है, H के जो पहला ऊपर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे हो जाता है, तब हम उसको अपोजिट साइड कहेंगे या एंटी नॉमेनक्लेचर कहेंगे, इसको एंटी बेंजल्डिहाइड कहा गया। ये एक एग्जांपल के जरिए समझाया गया। नेक्स्ट ग्रुप देखो, इसमें नेक्स्ट जो रूल्स है, कह रहा इन कीटोक्सिमीन, ये तो थी एल्डोक्सिम्स के जरिए से, ये है कीटोक्सिम्स के जरिए से, ठीक है। तो अब देखो इसमें प्रीफिक्स साइन एंड एंटी रिप्रेजेंट, साइन और एंटी रिप्रेजेंट विच ग्रुप ऑफ कीटोक्सिम्स इज साइन और एंटी टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जहां पर साइन और एंटी क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखते हैं, क्या रखते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखते हैं। अब देखो ऐसा ग्रुप जो कि कीटोक्सिम ग्रुप है, साथ में क्या कर रहा है, वो साइन और एंटी भी रखता है साथ में। ऐसा साइन और एंटी हम कब कहेंगे, इस केस में जब कीटोक्सिम है, पहली चीज तो कीटोक्सिम है, और साइन और एंटी हम कब कहेंगे, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप, इसको क्या कहते हैं, OH को ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। ऊपर तो कंपाउंड दे दिए गए PCH3 C6H4, उसके बाद है C6H5, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के जरिए से जुड़ा हुआ है, जो साइन एंटी का बेसिक सा फंडामेंटल है, जिसको हम पहचानेंगे हम इसी नॉमेनक्लेचर से करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें साइन और एंटी कब कहते हैं, जब OH ग्रुप, जब OH ग्रुप आपका अपोजिट साइड में होता है, जैसे ऊपर वाले में था C6H5, किसके अपोजिट साइड में था, हाइड्रोजन एटम के अपोजिट साइड था, तो हम इसको क्या कह रहे थे, एंटी कह रहे थे। तो इसमें क्या है कि आपका कीटोक्सिम कीटो ग्रुप के अपोजिट साइड,
कीटो ग्रुप के अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, कीटो ग्रुप। ठीक है, कीटो ग्रुप के अपोजिट साइड पे होगा। अब कीटो ग्रुप कहाँ है आपका, C6H5 के अपोजिट होगा, तो OH कौन होगा अपोजिट, OH वाला, तो हम उसको क्या कहेंगे, एंटी। ठीक है, अगर कीटो ग्रुप के साइड होगा, कीटो ग्रुप C6H5 के साइड होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, साइन कहेंगे। लेकिन इसमें कुछ, सॉरी, इसमें कुछ चेंजेस है थोड़ा सा, ये बुक्स में एंटी छप गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये साइन होता है, वो अपोजिट वाला दूसरी साइड होता है। ठीक, अब तीसरा इसका नियम देखो, द फॉलोइंग आर द कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। ऐसा कंपाउंड जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को टेंडेंसी को रखता है, जैसे नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन रखता है, सेम है इसमें स्ट्रक्चर। देखो इसमें C6H5 है, जुड़ा हुआ है आपका C6H5 के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर सेम डायरेक्शन में है कोई भी कंपाउंड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन रखता है और सेम साइड में है, तो उसको साइन वाला कहेंगे, और अपोजिट साइड में एक दूसरे के होंगे तो उसको एंटी कहेंगे। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल भी बताए गए हैं। जो भी ये कंपाउंड है आपका एजोबेंजीन, C6H5 नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ में C6H5, इसको एजोबेंजीन कहा गया है, इसके अपोजिट वाले को एंटी एजोबेंजीन कहा गया है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।